नमस्कार। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम उस ताकत की बात कर रहे हैं जो एक आम नागरिक को मिलती है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार। देखिए, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव आने पर वोट डालने का नाम नहीं है ना? इसकी असली नींव उन अधिकारों पर टिकी है जो हर एक व्यक्ति को सुरक्षा और सम्मान देते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस मुद्दे पर अपना एक्सप्लेनर शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारी रूपरेखा कुछ ऐसी रहेगी। पहले हम समझेंगे कि आखिर लोकतंत्र में अधिकार हैं क्या और इनकी जरूरत क्यों होती है। उसके बाद हम अपने 6 मौलिक अधिकारों को देखेंगे, फिर न्यायपालिका की भूमिका और अंत में मानवाधिकार आयोग और कुछ नए विकसित होते अधिकारों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, लोकतंत्र में अधिकार मूल अवधारणा। अब देखिए, किसी भी लोकतंत्र की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से होती है कि व्यक्ति और सरकार के बीच का रिश्ता आखिर कैसा होना चाहिए। अगर अधिकार शब्द को हम सीधे शब्दों में डिफाइन करें तो ये किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और सरकार से किया गया एक तार्किक दावा है, यानी एक लॉजिकल क्लेम। और बात बिल्कुल साफ है, बिना इन दावों के सच्चा लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। ये अधिकार बस हवा में नहीं बन गए हैं, बल्कि एक सभ्य समाज को ठीक से चलाने के लिए इन्हें बहुत सोच समझकर तय किया गया है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, अधिकारों की आवश्यकता, निष्पक्षता की नींव। थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन जमीनी हकीकत में इन अधिकारों की जरूरत पड़ती ही क्यों है? असल में ये एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। जैसे पहला पॉइंट देखिए, समान अवसर। लोकतंत्र में सबको वोट देने का और रिप्रेजेंटेटिव बनने का बराबर हक होना ही चाहिए। फिर आती है अभिव्यक्ति की आज़ादी, ताकि लोग पॉलिटिकल डिबेट्स में खुलकर बोल सकें। तीसरा, जो कि बहुत अहम है, अल्पसंख्यकों की रक्षा। ये हक इस बात को सुनिश्चित करता है कि जिनकी संख्या ज्यादा है वो अपनी मनमानी ना चलाएं। और चौथा पॉइंट, सरकार पर अंकुश लगाना। सोचिए, अगर चुनी हुई सरकार ही तानाशाह बन जाए तो? इसीलिए नागरिकों के अधिकार सरकार की ताकत से भी ऊपर रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, हमारे 6 मौलिक अधिकार, संविधान की गारंटी। तो अब सिद्धांत से निकलकर प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। हमारा भारतीय संविधान हमें 6 स्पेसिफिक मौलिक अधिकार देता है, जो सिस्टम की असली बैकबोन है। अगर हम इनकी तुलना करें तो एक तरफ है समानता का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है स्ट्रक्चरल फेयरनेस। कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी के साथ धर्म, जाति, जेंडर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ है स्वतंत्रता का अधिकार। ये थोड़ा डायनामिक है। इसमें हमें खुलकर बोलने, शांति से इकट्ठा होने, देश में कहीं भी आने जाने और अपना मनपसंद पेशा चुनने जैसी आज़ादियां मिलती हैं। अब इन अगले 2 अधिकारों का कनेक्शन देखिए, बहुत ही लॉजिकल है। एक तरफ शोषण के खिलाफ अधिकार है, जो शारीरिक शोषण पर सख्त रोक लगाता है। इसके तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जबरदस्ती मजदूरी और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम करवाना बिल्कुल गैरकानूनी है। वहीं दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो इंसान की आध्यात्मिक आज़ादी यानी उसके माइंड और स्पिरिट की रक्षा करता है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में हर किसी को अपना धर्म चुनने, उसे मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी दी गई है। हम सब जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी खासियत उसकी विविधता यानी डाइवर्सिटी है, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार इसी विविधता को बचाने का काम करता है। बेसिकली ये अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी अलग भाषा और संस्कृति को संजोने का मौका देता है, और साथ ही उन्हें अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने का हक भी देता है। ये हमारे देश के वाइब्रेंट कल्चर को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा पॉइंट सामने आता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय यानी हार्ट एंड सोल कहा था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बिना इसके बाकी के सारे अधिकार सिर्फ कानून की किताबों में रह जाएंगे। अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो यही वो हक है जो उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सीधी ताकत देता है। चलिए, अब आते हैं चौथे भाग पर, न्यायपालिका और अधिकारों की सुरक्षा, कानून लागू करना। अब सोचिए, अधिकार तो बना दिए गए, लेकिन उन्हें ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट कौन करेगा?
इनकी असली ताकत एक स्वतंत्र न्यायपालिका से आती है जो बिल्कुल एक निष्पक्ष रेफरी की तरह काम करती है। अगर सरकार का कोई भी कानून या एक्शन इन मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है तो अदालतों के पास पूरी ताकत है कि वो उस कानून को उसी वक्त इनवैलिड घोषित कर दें। अदालतों का डर ही सरकार को अपनी हद में रखता है। और इस न्याय प्रक्रिया में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या रहा है, वो है PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका ने जस्टिस सिस्टम को पूरी तरह रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। अब कोर्ट जाने के लिए जरूरी नहीं कि आप खुद उस पर्टिकुलर परेशानी का शिकार हों। कोई भी नागरिक किसी और के हक के लिए या पूरे समाज की तरफ से आवाज उठा सकता है और इंसाफ मांग सकता है। आखिर में आते हैं अपने 5वें भाग पर, मानव अधिकार आयोग और नए विकसित होते अधिकार। समय के साथ अधिकारों का दायरा बढ़ा है। जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC की अप्रोच को ही देख लीजिए। यहाँ शिकायत दर्ज करवाना बहुत ही आसान बनाया गया है। कोई केस फीस नहीं, कोई टेक्निकल फॉर्मेट नहीं। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के 26 राज्यों में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस एक्टिव हैं। इसका मतलब है कि आम जनता और इंसाफ के बीच जो ऑफिशियल रुकावटें थी उन्हें हटा दिया गया है। हमारा संविधान एक लिविंग फ्रेमवर्क है जो बदलते वक्त के साथ नए पैमाने सेट करता है। जीवन जीने के अधिकार का विस्तार इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पहले बात सिर्फ जिंदा रहने की थी, पर अब फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ पर है। आज नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण, ठीक-ठाक आवास, अच्छी हेल्थ केयर और पर्याप्त भोजन का अधिकार मिल रहा है। यानी सर्वाइवल से आगे बढ़कर एक अच्छी जिंदगी देने पर जोर दिया जा रहा है। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर मैं आप सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या आने वाले वक्त में काम का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार को भी सीधे तौर पर मौलिक अधिकार घोषित कर देना चाहिए? एक बार सोच कर देखिए। ये सवाल हमें कल के लोकतंत्र और उसकी बदलती परिभाषा के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। अधिकार कभी ठहरते नहीं हैं, उनका सिलसिला वक्त के साथ हमेशा बढ़ना चाहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।